आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग रीजनल ज्योग्राफी। आजकल अगर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई भी क्षेत्र या तो डेवलप है या अनडेवलप्ड, और इसी के परिणाम से देखिए क्या होता है कि उस क्षेत्र में क्षेत्रीय विविधता का जन्म लेता है। क्षेत्रीय विविधता वहाँ पर डेवलप होती है, और इसी क्षेत्रीय विविधता को बताने वाले जो भूगोलवेताओं में थे, एक जर्मन भूगोलवेता हेटनर महोदय, और इसी टर्मिनोलॉजी को आगे चल करके एरियल डिफरेंशिएशन हार्टसॉन, यूएसए के प्रमुख भूगोलवेता थे जिनका नाम था हार्टसॉन, और उन्होंने इसी के परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी थी, द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ज्योग्राफी। और इस बेस पे इन्होंने क्षेत्रीय विविधताओं को एक व्यापक रूप में दर्शाने का प्रयास किया, और इसी की देखें तो आज वर्तमान में कई जगहों पर इस तरह से हम लोग क्षेत्र विविधताओं को यूज करते हैं, और इस असंतुलन को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए 1950 के दशक के बाद कई क्रांतियाँ डेवलप की गई हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में मात्रात्मक क्रांति ने जन्म लिया, फिर रेडिकल रेवोल्यूशन आया, कल्याणपरक भूगोल आया, आगे चल करके व्यवहारिक भूगोल का जन्म लिया गया, और फिर इसी को आज देखा जाए तो भूगोल में एक नए आयाम के रूप में जन्म लिया है, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीपों को हम लोग एक रीजनल ज्योग्राफी के रूप में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और उसमें हम लोग अफ्रीका महाद्वीप,
अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं सही से, तो इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, वहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक है सामान्य भूगोल और दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय भूगोल। जो सामान्य भूगोल होता है ये हमबोल्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, और यही क्षेत्रीय भूगोल इन्हीं के जो समकक्ष है रिटर। हमबोल्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक आती है कॉस्मॉस, और रिटर की जो प्रसिद्ध पुस्तक आती है अर्धकुंडे। अब यहाँ पे जो इन्होंने अपने रीजनल ज्योग्राफी में कहा था, ये क्या कहते हैं कि क्षेत्रों को बड़े बड़े भूभागों में डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करके उसका संपूर्ण विस्तार पूर्वक उसका हम लोग अध्ययन करें, या ये कह सकते हैं हम लोग कि विश्व को कई रीजन क्षेत्रों में डिवाइड करके, और फिर वहाँ पे हम लोग उसके लिथोस्फीयर के बारे में अध्ययन करें, वहाँ के हाइड्रोस्फीयर के बारे में अध्ययन किया जाए, फिर वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, फिर बायोस्फीयर के बारे में, और इन्हीं भौतिक पहलुओं को फिर मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, उनके परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें। जहाँ तक अगर रोटी की बात करते हैं तो रोटी देखिए हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होगी। एग्रीकल्चर से मतलब वहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आ जाएगी। फिर बात आती है कपड़े की, तो कपड़े कहाँ से हमको प्राप्त होंगे, तो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री आ जाता है। फिर मकान मतलब आवासीय भूगोल आ जाता है। और फिर इसका जब एक जगह पे संकेंद्रीकरण हो जाता है तो परिणाम क्या होता है, वो क्षेत्र काफ़ी डेवलप हो जाता है, और जहाँ से इनका रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, आपका अनडेवलप एरिया हो जाता है। तो इस तरह से विकसित और विकासशील क्षेत्रों का एक जन्म लेता है, और फिर इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन जन्म लेती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि ये सभी जगह पे समान रूप से वितरण हो। फिर इसी के रूप में हम लोग परिवहन, जनसंख्या भूगोल, नगरीकरण, ये अन्य पहलुओं पूरा का पूरा हम लोग जनजातियों से रिलेटेड संपूर्णता इसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम अफ्रीका भूगोल जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो ऐसे हम लोग पहले क्या करेंगे, उसके भौतिक पहलुओं को पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, फिर उसके मानवीय पहलू, इन सब के बारे में पूरा डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब रिटर और हमबोल्ट को साथ साथ हम लोग करेंगे। फिर इसी में एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आते हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जिनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, और उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में पेज की संकल्पना दी थी। पेज की संकल्पना प्रस्तुत की है, और इस पेज के आधार पे क्या बताते हैं कि हमको लघु प्रदेश कि पहले हम लोग क्या करें कि छोटे छोटे भू क्षेत्रों में उसको डिवाइड करें, और इस तरह से हम लोग उसको लघु प्रदेश में इसका अध्ययन करें, और तब हम लोग वहाँ पर इसका अध्ययन कर सकते हैं सही से। तो अफ्रीका में जैसे कुछ ऐसे एरिया है जो कि काफ़ी संवेदनशील एरिया है, और उसको हम लोग एक रीजनल के रूप में हम लोग वहाँ पर इसको फिर और इसको शॉर्ट पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे
उत्तर के सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ के लोगों का जनजीवन, रहन सहन, खान पान, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है आपका। फिर मध्य अमेरिका का भूमध्य रेखीय जो अफ्रीकी प्रदेश है उनका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बृहद रूप से यानी जो रिटर के अनुसार है क्षेत्रीय भूगोल उसका अध्ययन करते हैं। फिर फ्रांसीसी भूगोल वेता है, उसके प्रमुख यानी जो लघु प्रदेश होते हैं उनका विशेष रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसी पहलू के रूप में ध्यान पे हम लोग दोनों के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। एक रिटर के रूप में भी देखेंगे और दूसरा हम लोग विडाल डीला ब्लास के रूप में भी इसका अध्ययन करेंगे। अब अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके अगर सीमांकन की बात करते हैं हम लोग मित्रों, तो सीमांकन में देखा जाए यहाँ पे ये है लाल सागर, यहाँ है भूमध्य सागर और इस तरफ है हिंद महासागर और यहाँ पर दोस्तों है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सीमांकन की अगर देखिए हम लोग करें कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है, पूरब में लाल सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस प्रकार ये चारों तरफ से क्या है, एक जलीय स्वरूप से पूरा का पूरा ये घिरा हुआ है। और यहीं पर एक जल संधि है बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब जल संधि, और एक जल संधि एक यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। अब इसका देखिए अध्ययन करने का जो मूल उद्देश्य क्या होगा हम लोगों का दोस्तों, कि सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के कि अफ्रीका महाद्वीप के वो कौन कौन से देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री के रूप में हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि तटों के साथ लगते हैं। और क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल आते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो कि 3 आपके तटीय क्षेत्र रहेगा, एक कोई लैंडलॉक कंट्री होगा। अब सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्री की बात करें हम लोग स्थल भू क्षेत्र से रिलेटेड, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग देखें कि क्या करें हम लोग कि अगर इसके तटीय क्षेत्रों का अध्ययन कर ले तो लैंडलॉक कंट्री अपने आप वहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब तटीय क्षेत्रों को अध्ययन करने के लिए देखिए इसको हम लोग निम्न उपभागों में बांट देते हैं। पहला उपभाग क्या होगा कि ऐसे देश जिनकी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती हो, ऐसे देश जिसकी सीमा हम लोग देखेंगे लाल सागर के साथ लगती है, ऐसे देश जिसकी सीमा हिंद महासागर के साथ लगती है, या ऐसे देश जिसकी सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ लगती है, या वे देश जिनकी सीमा दक्षिणी अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। तो इससे देखिए क्या होगा कि ये भी हम लोगों का एक उत्तर यानी मिल जाएगा कि अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से होते हुए भारत गया तो अफ्रीका के किन किन देशों से वो क्रमबद्ध रूप में वो यात्रा पार करेगा। तो ये भी आपका देखिए यहाँ से हो जाएगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के देश दे दिए जाए तो उनको क्रम से उत्तर से दक्षिण का क्रम यानी ये हो जाएगा। फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर है उनका एक क्रम क्लियर हो जाएगा। फिर
इसके बाद हिंद महासागर के देशों की बात करें तो वो भी देखिए आपका दक्षिण से उत्तर का क्रम। फिर जब 1869 में स्वेज नहर की स्थापना की गई है तो यहाँ से भूमध्य सागर से जो देश है आपके पश्चिम से पूर्व, इन देशों का पूरा क्रम। और फिर लाल सागर में जब ये प्रवेश करेंगे जहाज़ तो वहाँ पर यानी कौन कौन से देश यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम यानी ये पूरा का पूरा तैयार होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग तटीय क्षेत्रों की हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन कर लें तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि एक अफ्रीका महाद्वीप का ब्लैंक मैप लेंगे हम लोग और उस ब्लैंक मैप के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इनके सभी तटीय क्षेत्रों का पूरा उसका मैप के द्वारा दर्शा लेंगे और इस तरह से यानी ये हम लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।